Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are into the second video lesson on the concept of C-frame. वैसे तो this is the 10th video lesson of the center of mass, but on the second lesson of the C-frame. In the previous class, I have introduced you to the C-frame with certain example and of course most of its concept. आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. And the shortcut that we have learned yesterday, the C-frame का जो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखा था, हम उस पे आज प्रॉब्लम्स करेंगे एंड आई एम श्योर इन दिस वीडियो लेसन यू विल गेट टू लर्न लिटिल बिट मोर. ओके, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हिट द बेल आइकन और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑल गुड. चलो, तो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन यस्टरडे. हमने सीखा था कि if we have blocks, let's suppose, and connected with the spring, and let's say the spring constant हमने k मान रखा है, they will have some initial velocity or they might not have initial velocity. और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर initial velocity है, let's suppose कि हमने इसका देखा था, if it is v1 and this is v2, then the blocks would not just translate but they would also oscillate. तो हमारे पास ट्रांसलेशनल और आपका ऑसिलेशन मोशन दोनों आता है. तो दैट्स द रीजन व्हाई वी डील विद दीस थिंग्स फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये हमने कल सीखा था. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमने देखा था कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव होता है, रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, हमने वो देखा था. दैट वाज गिवन एज 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ v1 minus v2 होल स्क्वायर, where v1 and v2 were the velocities of the blocks 1 and 2. मैंने एक बात और आपको बताई थी कि जो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है. व्हिच मींस दिस कुड बी सीन एज व्हाट, relative velocity of 1 with respect to 2, v1 minus v2 should be seen as a relative velocity of 1 with respect to 2. इतनी बात तो क्लियर है ना. नाउ अगर इस वेलोसिटी को हम ग्राउंड फ्रेम से ले या फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ले, अपने को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं आता. यू कैन ट्राई दैट. आप दोनों केसेस में देखोगे रिजल्ट सेम ही आएगा, बिकॉज मैंने आपको दिखाया था इन द प्रीवियस क्लास. आप पहले इसको सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को निकालते हो एंड देन यू लुक एट दीस टू ब्लॉक्स फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास. Of course, in that situation, the velocity of this block and this block would be different with respect to center of mass. And if I use those velocity over here, still you will be getting the same result as you're going to get from the ground frame. तो अगर ग्राउंड फ्रेम से हमको वो चीज मिल ही रही है, then why should I go and complicate my life? तो एक बहुत ही अच्छी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दिस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट है. ग्राउंड फ्रेम से भी देखो या कहीं से भी देखो, आपको कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं. बट हम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे ताकि हमारा लाइफ और भी आसान रहे. तो आप इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिव है दैट कुड बी गिवन एज 1/2 म्यू टाइम्स ऑफ लेट मी यूज दिस ब्लैक कलर फॉर दिस वन, v रिलेटिव होल स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अच्छे से समझ लो. ग्राउंड फ्रेम से हम इसको लेकर चल सकते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम से भी लेकर चल सकते हैं. तो अगर हम इसको मेंशन कर दें ग्राउंड फ्रेम से तो भी हमारे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है और बहुत अच्छा चीज है. इससे मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आज कि कैसे हमको इससे मदद मिलती है. ओके, इन द प्रीवियस वीडियो लेसन मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था. नाउ मैं टेक 2-3 वेरिएशंस जो इस चीज में आते हैं, इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, हम उसको डील करेंगे. तो पहला वेरिएशंस बच्चों हम देखेंगे, आप इधर से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना. द फर्स्ट वेरिएशन दैट वी कैन हैव इज लेट्स से कि ब्लॉक m is here और एक spring set is connected with another block and initially they are at rest and let's suppose the rest length of the spring is L0, ऐसा कुछ मान लेते हैं. इसका मास मान लो, let's suppose this is 2m और ये बच्चों आपका 3m है. In the previous case we have seen that both the blocks were moving at a different velocities. In this particular case I'm just going to say that this block is moving with a velocity of 5v और इसमें कुछ भी initial velocity नहीं है. All good. Now my question to all of you is going to be find the maximum compression, क्योंकि अभी ये ब्लॉक कंप्रेस होगा, राइट, क्योंकि this block is moving, this is at rest और हमारा फ्रिक्शन बच्चों 0 है ना. तो पहले तो ये कंप्रेस होगा एंड आफ्टर अ सर्टेन मैक्सिमम कंप्रेशन ये ब्लॉक भी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा. फिर ब्लॉक में इलोंगेशन होगा, फिर ये ब्लॉक स्लो होगा, फिर से पीछे से जाएगा, फिर कंप्रेशन होगा, तो देयर गोइंग टू बी वाइब्रेशनल आपका मोशन हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का. मान लो कि बच्चों ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, आप समझ रहे हो ना. इसमें भी हमारे पास
ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल मोशन, जो कि हमारा ऑसिलेशन बोल सकते हैं, वो दोनों इसमें हमारे पास होगा। अब क्या करें? तो क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। Those who had understood the previous video lesson और हमारा इस बात को समझ गए हो, आप इसका आंसर एक लाइन में निकाल दोगे, है ना? बट मैं आपको पहले इसको थोड़ा डिटेल में और समझाता हूं, क्योंकि सेकंड वीडियो लेसन ही है, इस टॉपिक पे थोड़ा और समझ लो, क्योंकि इस पे अगर क्वेश्चन आते हैं आप उसको कर पाओ। हम लोग की वही अटेम्प्ट रहेगा, वही ट्राई रहेगा, ठीक है? तो थोड़ा देखते हैं इसके ऊपर, है ना? पहला काम क्या करोगे? आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। तो क्योंकि इनिशियली देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारा एफ एक्सटर्नल 0 है बच्चों, एफ एक्सटर्नल इज 0, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमारा 0 है। Now in the previous video lesson I have not even talked about this, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर रहा हूं, because I'm going to show you कि what happens that the third variation, कि अगर इसका एक्सटर्नल फोर्स लगा हो सिस्टम पे फिर क्या होगा। We should be knowing all the possible variations, और एक तरीका एक भी हो सकता है कि भैया ये इस तरफ जा रहा हो, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा हो, किसी एंगल पे मोशन कर रहा हो, तो वेरिएशंस बहुत है। आप पहले फंडामेंटल इसको स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को, फिर हम वेरिएशंस पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो बच्चों, एफ एक्सटर्नल 0 है, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। हाँ, उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मोमेंटम 0 ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कुछ तो वेलोसिटी है रखा है ना, बट दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली ट्रू बिकॉज़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये छोटी-छोटी मगर मोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एनीवेज, नाउ लेट मी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों। So m1 v1 plus m2 v2 upon m1 m2, this is going to be 2m, तो कितना हो गया बच्चों? 10 mv, भाई साहब को तो सॉरी 0 है बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी, अपॉन कितना हो गया? 3 + 2 5m, कुछ कदम पिटाई हो जाएगा, यस। तो भैया ये तो गया, तो आपका इस वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास है वो 2v है। सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो 2v है, पॉजिटिव है, इट मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। सेंटर ऑफ मास के पास एक पॉजिटिव वेलोसिटी है, व्हिच मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी ऑफ 2v। अच्छी बात है, ऑल गुड। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था? आई एम गोना नाउ फ्रॉम लुक इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ सी फ्रेम, तो हम सी फ्रेम पे चले जाएंगे। अब वहां से देखेंगे कि इन दोनों के पास क्या रिलेटिव वेलोसिटीज आ जाते हैं, राइट? दैट्स द सेकंड स्टेप। तो आप चले जाओ इसमें, सी फ्रेम पे चले जाओ। आइयो, हाँ ठीक ही है ना, इसको ग्राउंड मान लेंगे हम लोग, इस ब्लॉक इधर बना लेते हैं। तो फ्रॉम द सी फ्रेम लेट अस सी देयर रिलेटिव वेलोसिटीज। दिस वाज ऑफ मास 2m, बच्चों ये इसका मास 3m का है ना। अब हम सी फ्रेम से, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस फ्रेम से इसका वेलोसिटीज को फिगर आउट कर लेंगे जल्दी से। तो आपका कितना हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ वेलोसिटी कितना है? 2v है, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? पता है ना, वेलोसिटी ऑफ इसको मान लो a, वेलोसिटी ऑफ मान लो b। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि सर v होगा टुवर्ड्स राइट, बट ठीक है चलो। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? a है आपका 5 ग्राउंड फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास क्या है? 2v ग्राउंड फ्रेम से माइनस 2v, बच्चों इसका हो गया, अच्छा 3 होगा ना, सॉरी, दिस इज गोना बी 3v। सो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दिस शुड बी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3v, आपका इस तरफ हो गया। इन भाई साहब के स्टार्टिंग में 0 था, सो वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास शुड बी हाउ मच? 0 माइनस राइट साइड आपका है 2 है, तो -2 हो गया आपका, -2v, मतलब कि ये भाई साहब इस तरफ आ रहे हैं। देखो कंप्रेशन तो ऑब्वियसली हो रहा है, यहां से थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देयर इज गोना बी कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगा? बोथ द ब्लॉक्स विल बी एट अ जीरो वेलोसिटी, बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लिख लेता हूं फिर भी एक लाइन ना, एट मैक्सिमम कंप्रेशन both block will have zero velocity, both blocks velocity, अब हमारा जी मिट गया, ये तो गलत हो गया जी, नहीं ये सही है ना, गुड। both the blocks velocity would be zero, will be zero, तभी तो कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, राइट? तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लो कि वो कंप्रेशन जो मैक्सिमम कंप्रेशन है बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन मान लो x मान लो, ठीक है, x नॉट मान लो, मैक्सिमम कंप्रेशन इज ऑफ x मान लो, बिकॉज x नॉट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनिशियल कंडीशन, हम लोग उसको मानते हैं। मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन आपका x हो गया, तो उस पॉइंट पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा आप लिख लो 1/2 सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था बच्चों? आप यहां से देख लो, इसके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हो गया कितना? हाफ इंटू 2m इंटू सॉरी v स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9v स्क्वायर, प्लस इन भाई साहब कुछ काइनेटिक एनर्जी था आपका 1/2, मास कितना है? 3m, और वेलोसिटी हो गया बच्चों 2v स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ kx स्क्वायर, बिकॉज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी वेंट इन द नथिंग बट द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया।
भैया ये आपका इक्वेशन हो गया, सॉल्व कर लो, हाफ हाफ खत्म हो गया। दिस इज गोना बी हाउ मच, 18 mv स्क्वायर प्लस 12 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपका हो गया 30 mv स्क्वायर अपॉन k रूट इज इक्वल्स टू योर मैक्सिमम कंप्रेशन। दिस इज योर मैक्सिमम कंप्रेशन, दिस इज योर मैक्सिमम कंप्रेशन। हमने पूरा इसको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप करा है बट आप क्या करोगे एग्जाम टाइम पे, क्या करोगे आप इसको एक लाइन में इसको यूज करके आंसर निकाल दोगे। कैसे अभी देख लेते हैं, चलो इस तरफ कर ले, हाँ यहां कर लेते हैं ना, इसको आप एक लाइन में आंसर इसको आप फिगर आउट कर सकते हो। मेरे को पता है कि जो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी होगा दैट्स गोना बी हाफ ऑफ म्यू व्हिच इज रिड्यूस्ड मास टाइम्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 शुड बी v1 minus v2 which is going to be 5v। कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ तो फटाफट क्या हो जाएगा, हाफ दिख रहा है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर शुड बी 1/2 म्यू कितना हो गया m1 m2 upon m1 plus m2, तो 3 times 2 is going to be 6m square और 3 plus 2 is going to be 5m times of relative velocity का होल स्क्वायर, तो 5 minus 0 5 5v का होल स्क्वायर which is going to be 25v स्क्वायर। कटम पिटाई कुछ हो जाता है तो कर लेते हैं, दे 2 2 गया, ये 5 गया, m से m गया, तो kx स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 6 5 30 mv स्क्वायर, x शुड बी हाउ मच 30। एक लाइन में आपका आंसर निकल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस समझ में आनी चाहिए, इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, आज टाइम कंस्ट्रेंट है, विल नॉट बी एबल टू डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स बट डेफिनेटली जितना हो पाएगा अभी हम आधे घंटे में और आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, समझ में आ गया ना, आप इस बात को गांठ बांध लो, बहुत मस्त चीज है, खतरनाक पीस है और आपको मजा आएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट। आपने देखा कि हमने एक लाइन में इसको सॉल्व कर लिया, रादर डूइंग दिस। दिमाग में क्या रखना है, आई फ्रेम इंडिपेंडेंट है और किसी फ्रेम से देखो आपका आंसर वही आएगा। चलो अगर मैं इस फ्रेम से देख लूं बच्चों, ठीक है सर आप बोल रहे हो कि किसी फ्रेम से देख लो, अगर यहां से देख लेते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे सिचुएशन है और इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को देखते हैं आता है कि नहीं। चलो मैं भी ये भी आपको दिखा देता हूं। तो ऐसा हो गया ना, इस फ्रेम को हम नोटिस कर रहे हैं, इस सिचुएशन को नोटिस कर रहे हैं और इसको हम गोना ट्राई एंड डू इट बाय दिस फॉर्मूला। तो आपका ये पार्ट तो सेम रहेगा, हाफ म्यू इज गोना बी सेम, दैट्स नॉट गोना बी चेंजिंग, सो दैट्स गोना बी हाउ मच, हाफ kx स्क्वायर बच्चों, हाफ kx स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1/2 आपका हो गया कितना 3 times 2 5m, सॉरी 6m स्क्वायर है ना, दैट्स गोना बी 6m स्क्वायर और 3 plus 2 दैट्स गोना बी 5 times of m। v रिलेटिव अगर आप देख लोगे इसमें केस में तो v1 कितना राइटवर्ड 3, तो 3 हो गया 3v, सॉरी दिस इज हाउ मच लेफ्टवर्ड -2, तो नेगेटिव ऑफ -2। देखो क्या कुछ अलग है क्या, इज इट समवॉट डिफरेंट, ना जी ना बिल्कुल नहीं, एंड टिंग टोंग टिंग है ना, वही सेम आंसर आ जाएगा जी। दिस इज गोना बी हाउ मच 6m अपॉन 5 3 plus 2 5 होल स्क्वायर 25v स्क्वायर, टिंग टिंगा है ना 30, वही जो भी अपना खेल है 30mv स्क्वायर अपॉन k रूट। वेल दिस फेलो इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। आप ग्राउंड से लो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से लो, एक कुछ भी चेंज अपने आप में नहीं शो करेगा, ये वही का वही रहेगा। आई बिलीव आपने इसको कर लिया है, हम थोड़े और अगले वेरिएशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने इरेज कर दिया। कुछ होमवर्क लेना चाहोगे तो इसको मास वर्सेस करके एक ट्राई कर लेना, ऐसे ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक कंप्रेशन हो गया। अच्छा इसी में एक और वेरिएशन आपको मैं बता देता हूं, चलो भाई। सो वन बॉडी इज मूविंग, वन इज एट रेस्ट, और एक कंप्रेशन का केस हो रहा है। अगर इसी में वन बॉडी को ऐसा मूव करें कि भैया आपका इलोंगेशन आ जाए तो क्या होगा, तो क्या हम क्या कर पाएंगे। तो अगर कुछ आपको क्वेश्चन दे दे ऐसा में कि ये जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे है ना, ये आपका वन ब्लॉक है, कुछ भी एक मास मान लो m1, उससे मेरे को कोई फर्क तो अपने को पड़ने वाला भी है नहीं, है ना। और आप इसको मान लो m2। नाउ रादर मेकिंग दिस मूव, इसको मूव करने के इंस्टेड, और या फिर इवन इफ यू वांट टू मेक दिस मूव यू शुड मेक इट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, कि वो इलोंगेशन को एक वहां पे प्रोड्यूस कर सके। इसको मान लो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस केस में क्या हो गया, इनिशियली द फर्स्ट केस विल बी ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन, तो आप इसको सेम तरीके से आप कर सकते हो, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन। आप इसको ट्राई करना, दिमाग लगाना, 2-3 डेटा डालकर एक नया क्वेश्चन बना के खुद से कर लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं सिचुएशन। एक अच्छा आपको एक क्वेश्चन मैं इसमें समझा सकता हूं।
अच्छा, तो 2-3 वेरिएशंस हैं, पता नहीं आज अभी कितने को मैं कवर कर पाऊंगा, बिकॉज आई हैव अ क्लास टू टेक इन अनदर 20 मिनट्स। टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम इंपॉर्टेंट है भैया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा। चलो भाई, चलो 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 चलो। एक ब्लॉक, एक ब्लॉक ऐसे है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक ब्लॉक यहां पे एंड एक ब्लॉक है, इट इज कनेक्टेड विथ अ स्प्रिंग इनिशियली। स्प्रिंग इज एट वेरी नेचुरल लेंथ, और इसका नेचुरल लेंथ मान लेते हैं आप, कुछ भी मान लो, x नॉट मान लो, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं। ओके, लेट्स से कि दिस ब्लॉक इज मूविंग, इसको मान लो आप m1, दिस इज योर m2, दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v1 टुवर्ड्स राइट। और भाई साहब a जो है इधर जाके विद द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा हमने इसको उल्टा मान लो ना, चलो ऐसे मान लो, बिकॉज ऐसा कुछ है। तो द फर्स्ट ब्लॉक इज मूविंग एज यू कैन सी वर्टिकली अपवर्ड इसी प्लेन में, इस लेट्स सपोज इस बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में, ऐसा नहीं कि वो वर्टिकल नहीं, ग्रेविटी यहां पे एक्ट नहीं कर रहा। एक इस बोर्ड को मैंने ऐसे रख दिया है ग्राउंड पे, और इसी पे सारा खेल हो रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल नहीं है, आप ग्रेविटी इसको इन्वॉल्व नहीं करना अपने को, ठीक है। तो दिस इज गोइंग इन दिस वे, और ये भाई साहब इस तरफ क्यों जा रहे हैं, ठीक है। आप इमेजिन करो दिस इज केप्ट ऑन अ टेबल, एक टेबल पे एक ब्लॉक जो है इस तरफ आ रहा है और एक ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, राइट। one block is coming in this direction, one block is going in that direction, which means both of these are at a right angle to each other. अब आपको निकालना है find the relative kinetic energy, find relative kinetic energy, that is find the kinetic energy of the system from the frame of center of mass के फ्रेम से आपको निकालना है। वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो, मजा आने वाला है। अगर आपको relative velocity का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको कर पाओगे। So this is the beauty कि they would mix up multiple questions, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाया जाता है। अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी अच्छे से पढ़ रखा हो तो आपको तो ये 10 सेकंड लगेगा बनाने में, जस्ट 10 सेकंड्स, और नहीं पढ़ रखा हो तो आपकी बन जाएगी बैंड, ठीक है जी, आपके लंका लग जाएगी। तो आप इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। चलो, आई बिलीव यू गाइस हैव गिवन इट अ गुड ट्राई, आपने अपने कोशिश को कर लिया होगा। अब साथ में इसको करते हैं, देखो कैसे बनता है। आई नो दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी बच्चों, और इस भाई साहब का तो मेरे को पता है 1/2 म्यू टाइम्स ऑफ आपका v रिलेटिव। देखो हमने उस फॉर्मूले को वी हैव सिंपलीफाइड इट टू वन मोर एक्सटेंट, वन मोर लेवल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग v1 माइनस v2 मैंने लिख दिया vr, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। तो मेन जो पंगा हमारा है, नॉट यू, ये तो निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है ना, दिस इज नॉट अ बिग डील टू फाइंड। द प्रॉब्लम व्हाट यू गोना फेस नाउ इज गोना टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो डेफिनेटली आप अटक जाओगे, और पता है तो आप निकल जाओगे। तो भैया v रिलेटिव क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग ओवर हियर, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ वन ब्लॉक, वन बॉडी ऑफ ब्लॉक, इस केस में ब्लॉक यूज कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू अदर, राइट। बात तो वही होगी ना, क्योंकि फ्रेम इंडिपेंडेंट है, तो आप सेंटर ऑफ मास का फ्रेम से देखो, ग्राउंड के फ्रेम से देखो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। well, that's a beauty, that's the best part about it। अगर इसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से होता ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमारे लिए पंगे वाली बात हो सकती थी, बट सिंस इट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, आप किसी फ्रेम से कर लो, हमारे को कोई पंगा होने वाला है नहीं। तो भैया क्या कर सकते हैं हम कि आप रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कर लो। अगर आपको ये पता नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में कोशिश करूंगा डाल दूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। थोड़ा टाइम स्पेंड करो रिलेटिव वेलोसिटी पे, मैंने अच्छे वहां पे क्वेश्चंस करा रखे हैं। आप लास्ट के कुछ वीडियोस देखना रिलेटिव वेलोसिटी का, मजा आएगा और आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आई बिलीव मैंने उस पर अच्छे क्वेश्चंस किया, मैंने उसको जस्टिफाई किया है, आप उसको देखना। एनीवेज यहां पे आते हैं, तो देख लो इस ब्लॉक का, देख लो आप, इसको मान लो ब्लॉक ए, इसको मान लो ब्लॉक बी। इट हैज अ वेलोसिटी v1, it has a velocity, well let me use another color, वरना ये black सब दिख रहा होगा। Let's suppose this is v2। If I want to observe this b from the frame of a, हम क्या करते थे, we gonna sit on a। अगर a पे हम बैठ जाते हैं, this means ये आपका रेस्ट पे आ जाता है, this is gonna be rest। और ये रेस्ट पे कभी आएगा, जब इस पे एक ऑपोजिट वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में है, जिसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके बच्चों यहाँ पे लगा देते हैं, आम है ना। तो यहाँ पे दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी एट रेस्ट,
अगर हमने वेलोसिटी इसको इंपार्ट करवा दिया v1 इस डायरेक्शन में, तो अब इसके भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि हम इसी के फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। और बच्चों अगर 90 डिग्री पे है तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आपका इस तरफ, तो v relative that is v of b with respect to a, अगर मैं एक लाइन लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, that's the velocity of b with respect to a which is going to be velocity of, बस इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल गुड। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरे को दिख रहा है, इधर ही होगा, राइट? तो vr could be easily given as what? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का रूट हो गया। अब बचाएं क्या इस क्वेश्चन में? वैसे देखो तो खतरनाक क्वेश्चन है, लोगों की बैंड बच जाएगी, बट सिंस यू नो दिस कॉन्सेप्ट, इसको बनाने में मेरे पास 10 सेकंड से भी कम का समय लग रहा होगा। आप यहाँ पे धड़ाधड़ वैल्यू पुट करो, कहानी खत्म करो, है ना? तो बच्चे आपका जो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 म्यू शुड बी हाउ मच? m1 m2 ट्रिक ट्रिक ट्रिक, और बच्चों टिंग 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 टिंग, है ना? ऐसा हो गया। और रिलेटिव वेलोसिटी हो गया आपका a, इसका स्क्वायर कर दोगे तो भैया रूट तो चला जाएगा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, बस इतना हो गया आपका आंसर। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो टेक माय वर्ड्स, बैंड बच जाएगी। अगर आता है तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी कि हाँ आपने कुछ अच्छा सीखा है। आई बिलीव आपको ये समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास और भी 15 मिनट्स का टाइम है, तो लेट मी मेक मोस्ट ऑफ इट। जितना मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊं वो हमारे लिए अच्छा है। समय और दिमाग, इन दोनों का जितना यूज करोगे उतना बेनिफिट होगा। टाइम एंड द ब्रेन, मोर यू यूज इट, यू नो, बेटर इट बिकम्स। चलिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं इसमें। कॉन्सेप्ट क्या? एक नया वेरिएशन से इसी सी फ्रेम पे। आप ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। इसको बैठा दो, मैं आई एम श्योर आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, तो अगर मैं बोलूं भैया कि मेरे पास एक सिस्टम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक आसान वाले तरीके से आपको वेरिएंट से समझाता हूं, ठीक है? आपने सूडो फोर्स पढ़ रखा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रखा होगा। फिर से बोल रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा तो ये करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप रिलेटिव वेलोसिटी को अच्छे से कमांड कर लो, है ना? मान लो कि एक ब्लॉक है m, राइट? और रिलेटिव वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में उतना ही काम आएगा जितना कि इधर आता है। आप रिलेटिव वेलोसिटी पे अच्छा पकड़ बना के रखो बच्चों। जो जेई वाले बच्चे हैं, जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को मास्टरी कर लो। आप, आई बिलीव यू गाइस आर लिसनिंग टू मी। अच्छा, हम मान लेते हैं कि वी हैव 2 ब्लॉक्स। तो इजी वर्जन देखते हैं। लेट्स ट्राई मेक इट इजी, एंड जस्ट टू मेक इट इजी आई एम गोना कीप बोथ द मासेस सेम। मैंने बोथ मासेस सेम रख दिया है। इट इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, टिंग 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 टिंग। अच्छी बात है, देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भाई अभी हमने 0 रखा, बाद में इसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इससे भी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना। इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस, एक एक्सटर्नल फोर्स का नाउ इंट्रोडक्शन हो गया हमारे क्लास में, हमारे सिस्टम में। एक बाहर का फोर्स इस पे अप्लाई किया हमने। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट फोर्स देयर गोना बी सम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और आपको अब निकालना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। फाइंड द मैक्सिमम elongation, find the maximum elongation। ये रहा आपका सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये खतरनाक था, आप इसको ट्राई करो। मीनवाइल आई एम गोना जस्ट क्लियर दिस आउट। हमारे पास अभी भी 10 मिनट्स का समय है बच्चों, तो इन 10 मिनट में हम कोशिश करूंगा कि इसको आपको मैं समझा कर ही जाऊं आज। ये रहा टिंग टिंग टिंग, है ना? ध्यान से मेरी बात सुनना फटाफट। वी हैव एक्सटर्नल फोर्स, और आपको पता है कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स होता है, इफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, एंड दैट वुड बी गिवन एज एफ एक्सटर्नल अपॉन द टोटल मास। ये हमारा हो जाता है आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर आपको पता है इफ अ फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, और वहां पर एक भाई साहब क्या आते हैं? ये एग्जैक्टली सूडो फोर्स आता है। जिसने सूडो फोर्स सोच लिया अच्छी बात है, जो नहीं सोच पाए वो अभी सोचना चालू कर दें कि whenever we have a non-inertial frame and we just jump into that frame, आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स किए होंगे कि when you go into the frame of जो कि नॉन इनर्शियल हो, और वहां सब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना होता है ना जी? अगर किसी ने सूडो फोर्स के बारे में नहीं पता है तो
मैंने पढ़ाया है आई बिलीव, है ना, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप सूडो फोर्स को ध्यान से समझ लेना। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, लेट अस सपोज हमारा सेंटर ऑफ मास है, हम सेंटर ऑफ मास से पूरी सिचुएशंस को डील करना की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पे अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखते हैं बच्चों, तो इट इज गोइंग टू फील अ सूडो फोर्स, है ना। ये थोड़ा पहले एक्सटेंड होगा, फिर इसको भी एक्सटेंड करेगा, ये भाई साहब पीछे जाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहे हैं, तो दोनों पे कुछ ना कुछ सूडो फोर्स लगेगा। इस पे भी एक सूडो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, इस पे सूडो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों जी? क्योंकि आपको पता है कि सूडो फोर्स किसी ब्लॉक पे लगता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, जहां पे हम फ्रेम के जो एक्सेलरेशन होते हैं उसके ऑपोजिट में उस पे फोर्स लग रहा होता है। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाएगा? राइट में जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स राइट साइड में, राइट। तो हमने निकाला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहले हम उसको निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो कितना हो जाएगा? m1 a1 या फिर टोटल फोर्स लगा दो अपॉन टोटल मास, टिंग 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 2m है बच्चों, है ना। इट मींस फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास कितना लग रहा है? इसके हाफ का फोर्स लग रहा है, राइट। बट एनीवेज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गोना बी f अपॉन 2m। अब मेरे को डायरेक्शन पता है तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों, दैट इज गोना बी f अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m। 2m क्यों हो गया? क्योंकि m प्लस m सिस्टम का मास है 2m, तो f अपॉन 2m हो गया, हमने निकाल दिया। अच्छी बात है। अब थोड़ा देखो सूडो फोर्स लगाते हैं, मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूं, मुझे पता है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है और मैं इसको करके ही खत्म करके ही जाना चाहता हूं, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली विलिंग टू स्टडी, और सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, जेई इन पर्टिकुलर। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, दैट्स गोना बी एज अ टीचर आई वुड बी हैप्पी। ओके, एफ लगाते हैं इस पे राइट साइड में, आपको लग गया एफ इस तरफ। सेंटर ऑफ मास भैया हमारा यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे एक एक्सेलरेशन है इस तरफ है, तो इस पे सूडो फोर्स कैसा लगेगा? दैट शुड बी ऑपोजिट ऑफ दिस, फ्रेम की ऑपोजिट में लगता है, और मास इसका मल्टीप्लाई करना होता है अपने को। भैया ये हो गया मास, ये हो गया मास, यू नो। तो इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा इन दिस डायरेक्शन, और बच्चों वो सूडो फोर्स कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हमारा फ्रेम है इस केस में जहां से हम देख रहे हैं, इनटू द मास ऑफ दिस। f upon 2m into m should be how much? f upon 2। तो प्यारे बच्चों दिस इज गोना बी f upon 2, इस बात को ध्यान रखना। आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस पे देख लेते हैं, इस पे भी एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? इसके ऑपोजिट में होगा, तो इस पे भी एक सूडो फोर्स लग रहा होगा इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। और बच्चों उसका वैल्यू कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विच इज f upon 2m, इसको देख लो, अपॉन इनटू द मास, कितना हो गया? f upon 2 फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, राइट। तो इस पे जो नेट फोर्स हो जाएगा, द नेट फोर्स ऑन दिस इज गोना बी हाउ मच? f minus f upon 2 टुवर्ड्स राइट। तो भैया एक फाइनल केस में बहुत ही जल्दी से आपको बता देता हूं, यू ना ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा f minus f upon 2, f minus f upon 2 इज गोना बी f upon 2 टुवर्ड्स राइट। और इस पे भी एक फोर्स लग रहा है जो कि हमारा सूडो फोर्स है, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सारी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, f upon 2। Now these forces are different, और सेंटर ऑफ मास के पास भी एक एक्सेलरेशन है। तो लेट अस से कि इस पार्ट में एक एलोंगेशन आ गया है x1 का, और इस पार्ट में भी एक हमारे पास एलोंगेशन आ गया है, मान लो कि x2 का, ऐसा है ना, एक एलोंगेशन आ गया है। तो जो नेट एलोंगेशन होगा बच्चों, दैट इज गोना बी x1 प्लस x2 इज गोइंग टू बी योर नेट एलोंगेशन, है ना। नेट एलोंगेशन जो होगा आपका वो हो जाएगा x1 प्लस x2। अच्छी बात है, कैसे निकालेंगे? Since this force is doing certain amount of work on the spring, this force is doing certain amount of work on the spring, the net work will be stored in the spring as a spring potential energy। तो हम देखेंगे work done by this force is going to be equals to the spring potential energy। इसके कारण कितना वर्क हुआ है? f upon 2 टाइम्स ऑफ x1। इसने कितना काम किया? f upon 2 टाइम्स ऑफ x2 मान लो प्यारे बच्चों, and that's going to be how much? 1 upon 2 times of k times of टिंग 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 टिंग, because that's a net extension in the spring। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर मिल जाएगा। You can just cancel 2, आपका f कॉमन ले लो, will be having x1 plus x2 टिंग 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 k times of टिंग टिंग टिंग, और हो गया एक और टिंग टिंग, है ना जी। और कुछ हमने मिस नहीं किया ना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं। तो ए तो भैया गया, आपका जो नेट एक्सटेंशन होगा x1 प्लस x2 प्यारे बच्चों, दैट इज गोना बी f अपॉन k, जितना फोर्स लग रहा होगा, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट इज गोना बी द आंसर फॉर द नेट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। और इसमें कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, अच्छी बात है। तो आपको ये अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। इस पे एक और केस लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई मोर केसेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ छोड़े जाता हूं ताकि आप इसको करोगे। अगर सपोज कि मासेस इक्वल ना हो, नाउ द मासेस आर नो मोर इक्वल, उस केस में आपका
जो इलोंगेशन होगा मैक्सिमम वो क्या होगा। अच्छी बात है, आपको वो निकालना चाहिए कि अगर इस केस में मासेस इक्वल ना हो तो इलोंगेशन क्या हो जाएगा। और आपको इधर ही मैं इसी डायग्राम में चेंज कर देता हूं ना, तो आपको होमवर्क अब लिख लो, फिर कहीं बोलोगे सर कंफ्यूज कर जाए। तो हमारा एक होमवर्क है आपके लिए, आपका एक हो गया मास और एक छोटा मास एक बड़ा मास कर लेते हैं। इसको ले लो, कैपिटल एम ले लो, इसको छोटा सा एम ले लो, और इट इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, और इस पे एक फोर्स हमने लगा दिया एफ राइटवर्ड, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और देयर इज नो फ्रिक्शन। आपको निकालना है मैक्सिमम इलोंगेशन। आप अगर बना पाते हो तो इफ यू गाइस कैन सॉल्व इट, मेरे को बताओ इन द कमेंट बॉक्स कि आपने इसको बना रखा है। मुझे भी समझ में आया कितने आपको समझ में आ रही है बातें। तो ट्राई एंड डू दिस एज होमवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये हो गया। दूसरी बात, मैं आपको जो काम दिए छोड़कर जा रहा हूं, आप इसमें इस केस में और क्या वेरिएशंस ला सकते हो। अच्छा रहने दो, लेट इट बी, मैं नेक्स्ट में और आपको वेरिएशंस दिखाता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। अभी बच्चों टाइम कंस्ट्रेंट है, आई हैव टू गो बिकॉज बीइंग ऑन द टाइम is something which we as a teacher and as a student also we should do. So ठीक है, that's all for the day, that's all for this video lesson. I'm going to see you in the next video lesson, and till then you keep studying and keep learning, and do not forget to like, share and subscribe if you like the way I'm teaching and if it is of certain help to you बच्चों। ठीक है, take care, मिलते हैं, bye everyone.